हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द पायनियर्स एकेडमी एंड बेस्ट विशेस फॉर द सेकेंड ईयर एंड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। फाइनली हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर में स्टडीज करने के लिए तैयार हो ही चुके हैं। आपकी और हमारी संकल्प शक्ति ने हमें ऑनलाइन स्टडीज के लिए भी तैयार कर दिया है। ऑनलाइन स्टडीज में किन बातों को हमें ध्यान में रखना है, किस किस चीज को दिमाग में रखकर हमें स्टडीज करनी है, कौन कौन से मुख्य बिंदु रहेंगे जिन पर आप ऑनलाइन स्टडीज के दौरान फोकस करेंगे, ऑनलाइन स्टडीज की कमियां क्या हैं, अच्छाइयां क्या हैं, ये सब मैं आपको मेरे प्रीवियस वीडियो और जो इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने बनाया था उसके अंदर मैं सब कुछ सिखा चुका हूँ। उसको 2-3 बार देखिएगा और उसमें जो मैंने प्रोमिसेस आपसे मांगे हैं उन प्रोमिसेस को अपने आप से कीजिएगा। उसके बाद ऑनलाइन स्टडीज शुरू कर दीजिएगा। ये हमारा पहला एकेडमिक वीडियो है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ बीएससी सेकेंड ईयर का। इस पहले वीडियो में मैं आपको सेकेंड ईयर के यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के सिलेबस को थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। उसके बाद फिर हम स्टडी स्टार्ट करेंगे। देखिए, एज यूजुअल हमेशा की तरह इस सेकेंड ईयर में भी हमारे पास 3 पेपर हैं। 3 पेपर्स के अंदर जो फर्स्ट पेपर है वो उसका जो बेस है वो प्योर मैथमेटिक्स है। जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बेस्ड प्योर मैथमेटिक्स थी, बिल्कुल उसी तरह से प्योर मैथमेटिक्स के बेस पर एक पेपर है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस के अंदर 2 बुक्स हमें पढ़नी रहेंगी। एक तो रियल एनालिसिस खुद अपने आप में एक बुक है और उसके साथ एडजॉइनिंग एक और बुक है थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस। ये हमारा फर्स्ट पेपर रहेगा। सेकंड पेपर के अंदर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है। डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है, अर्थात यहाँ भी 2 बुक्स रहेंगी। फिर हमारे पास थर्ड पेपर है। थर्ड पेपर के अंदर डायनेमिक्स है और डायनेमिक्स के साथ स्टैटिक्स है। डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स ये पेपर कुछ उस तरह का है जैसे आप लोग फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स करते हैं, उस तरह के न्यूमेरिकल्स पर आधारित ये पूरा का पूरा पेपर है। बहुत ध्यान से, बहुत मेहनत से इसे हमें करना होता है, तो वो भी हम निश्चित रूप से करेंगे। फिलहाल सबसे पहले हम लोग सेकंड पेपर स्टार्ट करना चाहेंगे। सेकंड पेपर यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये पेपर अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है। अप्लाइड मैथमेटिक्स के इस पेपर को जब हम पढ़ें तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता है। इसमें एप्लीकेशंस बहुत हैं। एप्लीकेशंस हैं, मतलब नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है और उनकी कैलकुलेशंस को केयरफुली करना है। फर्दर डिफरेंशियल इक्वेशन हम शुरू करें। मैं चाहूँगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बिल्कुल 0 से पढ़ें। हालांकि डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग बीएससी सेकेंड ईयर 12th क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। 12th क्लास के अंदर इंट्रोडक्टरी लेवल पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई जाती है। डिफरेंशियल कैलकुलस के साथ डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ाई जाती हैं। वही डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें सेकेंड ईयर के अंदर थोड़ा सा अपर लेवल पर लेकर के जानी है। हालांकि आपने पढ़ रखी है, फिर भी जैसी मेरी हैबिट है, आप लोग मुझे जानते भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे जानते हैं, मैं टॉपिक को 0 से ही शुरू करने की कोशिश करता हूं, तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को भी 0 से ही शुरू करने की कोशिश करूंगा। एक बात आपको और ध्यान रखनी है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, ये एक ऐसा पेपर है जो कि इन फ्यूचर आप मैथमेटिक्स पर आधारित, बीएससी मैथमेटिक्स पर आधारित किसी भी कंपटीशन को फेस करें, किसी भी टॉप से टॉप लेवल के कंपटीशन को आप लोग फेस करें, प्लानिंग करें उसकी, उसे फेस करें, तो आप पाएंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन उसके सिलेबस में जरूर आएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आती है, इसलिए इसे हमें कॉम्पिटिटिव लेवल तक तैयार करना है। मैं पढ़ाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि मैं आपको 0 से पढ़ाऊँ, उसके बाद उसको बीएससी वाले लेवल पर लेकर के आऊँ, लेकिन आपको कंसेप्चुअली मैं इतना स्ट्रॉन्ग कर दूँ कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को भी इजीली समझ सकें और वक्त आने पर, जरूरत पड़ने पर उन्हें फेस करके सही रिप्लाई दे सकें।
जब कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह आप लोग कर चुके होंगे, मुझे लगेगा कि आपके रिस्पॉन्सेज बिल्कुल सही आ रहे हैं, उस समय मैं आपको कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी इसके अंदर एप्लीकेशन के माध्यम से, हम फाइनेंस एकेडमी की ऐप के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाऊंगा, तो उन्हें भी जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट्स सी, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशंस। चलिए, जीरो से स्टार्ट करने का मैंने आपको बोला था। कैसे हम जीरो से स्टार्ट करें इसे, देखिए सबसे पहला काम हमारा होता है किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उस टॉपिक का जो नाम है उस नाम का हम विश्लेषण करें। यहां हमें क्या नजर आता है, अवकल समीकरण। आपको सिर्फ इस नाम का विश्लेषण करना है, बहुत कुछ निकल करके आएगा इसके नाम में से। यहां वो कहावत चरितार्थ नहीं होगी नाम में क्या रखा है, नहीं, यहां नामों में भी बहुत कुछ रखा है, आपको देखना है कैसे। देखिए लेट्स सी, देखते हैं। पहला इसमें एक वर्ड हमें नजर आता है, इक्वेशन, समीकरण। छोटा सा प्रश्न आपसे, समीकरण, इक्वेशन दिमाग में आते ही क्या फील करते हैं हम, क्या नजर आने लगता है ब्रेन को? आपको अपनी लाइफ में 6, 7, 8 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं तो आपको बहुत सारी इक्वेशन ध्यान आने लगती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ लूं कि आप समीकरण किसे कहते हैं, अपने शब्दों में आप परिभाषित कर दें, व्यक्त कर दें, बोल करके बता दें। अपने आप बोल के मुझे तो नहीं सुना पाएंगे आप, लेकिन आप अपने आप को तो सुना सकते हैं। कोशिश कीजिए, समीकरण किसे कहते हैं अपने आप को बताने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है आप फील तो कर रहे हैं कि समीकरण किसे कहते हैं, लेकिन आप शब्दों में नहीं बोल पा रहे हैं। कोशिश कीजिए, क्या ऐसा हो रहा है? क्या आप शब्दों में बोल पा रहे हैं या नहीं? अपने आप से ऑनेस्टली अपने आप को जवाब दीजिए। आपको जवाब मुझे नहीं देना, आपको अपने आप को जवाब देना है। अगर आप शब्दों में इसे बोल पा रहे हैं देन बहुत बढ़िया। वेल, अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो सोचिए कि ऐसी किस चीज की कमी है कि हमें पता है कि इक्वेशन क्या होती है, हम जानते हैं कि समीकरण क्या होती है, लेकिन हमारे अंदर से वो शब्द नहीं निकल रहे हैं जिन शब्दों के द्वारा हम समीकरण को परिभाषित कर सके। क्या कमी है? क्या अंडरस्टैंडिंग की कमी है? मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग की कमी नहीं है, आप तो समझते हैं समीकरण क्या होती है। मुझे लगता है शब्दों की कमी है, कहीं ना कहीं उन शब्दों का अभाव है आपके मस्तिष्क में जिन शब्दों के माध्यम से हम परिभाषाएं बना सकें। अगर ऐसा है तो हमें उन शब्दों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। भाषा किसी भी चीज का महत्वपूर्ण अंग होती है। हम मैथमेटिक्स के अंदर लैंग्वेज को कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते, ऐसा मैंने हमेशा आपको बोला है। कई लोग कहते हैं मुझसे कि सर मैथमेटिक्स में क्या फ़र्क पड़ता है लैंग्वेज से। नहीं, ऐसा नहीं है, लैंग्वेज से हर जगह पर फ़र्क पड़ता है क्योंकि अभिव्यक्ति का माध्यम है भाषा। चलिए, तो आप में से जो भी समीकरण की परिभाषा बना पाए हो इतनी देर में, नहीं बना पाए हैं तो फिर मैं कोशिश करता हूं, और बना पाए हैं तो चेक कीजिएगा कि आपके और मेरी थॉट्स, आपके और मेरे शब्दों की फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है या नहीं मैच हो रही है। चलिए लेट्स सी, कुछ कोशिश करते हैं, आपके साथ मिलकर बनाने की कोशिश करते हैं। समीकरण यानी कि दो चरों के मध्य संबंध या दो फलनों के मध्य संबंध या दो कथनों के मध्य संबंध, क्या कहेंगे हम, किन के मध्य संबंध? सोचिए, शायद यही आ रहा है दिमाग में कि हाँ, संबंध को ही, समीकरण संबंध का ही एक प्रकार है, लेकिन कौन से संबंध का? दो चरों के मध्य संबंध, दो से अधिक व्यंजकों के मध्य संबंध, या कुछ और, या कुछ ऐसा ही? सोचा? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, संबंध, लेकिन एक कमी रह गई। संबंध तो कई प्रकार के हो सकते हैं ना। संबंध में तो रिलेशन, यानी कि रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, तो रिलेशन तो कई प्रकार के हो सकते हैं। रिलेशन तो ग्रेटर देन का भी हो सकता है, लेस देन का भी हो सकता है। व्हेन वेयर इज द इक्वेशन? इक्वेशन के लिए कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है? इक्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बैलेंस्ड रिलेशन।
ऐसा रिलेशन जो बैलेंस्ड है, ऐसा रिलेशन जो इक्वल है, ऐसा रिलेशन जिसमें हम मैथमेटिक्स का सिंबल इक्वल यूज करते हैं, जहां एलएचएस डेवलप होती है, आरएचएस डेवलप होती है, एलएचएस आरएचएस बैलेंस्ड होती हैं, उनके बीच में इक्वल टू का साइन होता है, दैट रिलेशन इज द इक्वेशन। आई थिंक अब कभी अगर आपको शब्दों में व्यक्त करना पड़े तो आप केवल रिलेशन वर्ड यूज मत करना, आप यूज करना इक्विवेलेंट रिलेशन या बैलेंस्ड रिलेशन। बैलेंस्ड रिलेशन इज द मोर अप्रोप्रिएट वर्ड, बैलेंस रिलेशन ज्यादा अप्रोप्रिएट शब्द रहेगा इस चीज को व्यक्त करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि अब हम समीकरण की तरफ से हम पूर्ण संतुष्ट हैं, आपका ब्रेन सेटिस्फाइड है, हम आगे बात कर सकते हैं। लेट्स सी, हम आगे बात करते हैं अवकल समीकरण। ये फिर से अवकल समीकरण सुनकर के ऐसा लगेगा कि ये समीकरण का एक प्रकार है। हाँ भाई, बिल्कुल सही लगेगा, ये समीकरण का ही एक प्रकार है, लेकिन इस प्रकार में इस समीकरण को अवकल समीकरण ही क्यों कहा गया, ये हमें सोचना है। क्यों कहा गया, सोचिए। आपने कई प्रकार की समीकरणें आज तक पढ़ी हैं। एक पॉपुलर टाइप ऑफ द इक्वेशन आपको ध्यान आएगा, नेम्ड बाय द एल्जेब्रिक इक्वेशन, बीजगणितीय समीकरणें पढ़ी हैं। उसके बाद आपको यह भी ध्यान आएगा, आपने पढ़ा है त्रिकोणमितीय समीकरणें, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। क्या वजह होती है, सोच करके देखिए ना। एल्जेब्रिक इक्वेशन को क्यों हम एल्जेब्रिक इक्वेशन कहते हैं, ट्राइग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को क्यों हम ट्राइग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस कहते हैं, अगर आप वहां वो चीज सोच पाएंगे तो आप यहां ये भी सोच पाएंगे कि इन समीकरणों को हम अवकल समीकरण क्यों कहते हैं। आप अवकल समीकरण की परिभाषा खुद बना पाएंगे, या बनी हुई परिभाषा को आप पढ़ेंगे तो ज्यादा आसानी से याद रख पाएंगे, बशर्ते कि आप यह जान लें कि इसे हम अवकल समीकरण क्यों कहते हैं। चलिए देखिए, तुम फिर करके वो वर्ड तो आ ही गया ना, क्यों। जो पुराने स्टूडेंट से वो रिकॉल कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि साइंस पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है। अब साइंस हम पढ़ते क्यों हैं, साइंस पढ़ने से फायदा क्या है। साइंस पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा तब है जब हमारे अंदर साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप हो। साइंटिफिक एप्टीट्यूड कब डेवलप होता है, कैसे डेवलप होता है, एवरीथिंग, सब कुछ मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर, जब आप रेगुलर कोचिंग पर आते थे तब कई बार मैंने आपको मोटिवेट किया है इस चीज़ के लिए कि हमें साइंस पढ़नी चाहिए, किस तरीके से पढ़नी चाहिए, हमें 3 वर्ड्स के साथ पढ़नी चाहिए। और 3 वर्ड्स हमारे क्या थे, आप में से कई बच्चों को याद भी आ चुका है। वो 3 वर्ड्स थे क्या, कैसे और क्यों। क्या है वो तो नजर आ रहा है, कैसे हो रहा है वो हम बता रहे हैं, क्या है ये आपको नजर आ रहा है, कैसे होगा वो हम बताएंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो क्यों है। ये अवकल समीकरण है, क्या का जवाब मिल गया। अवकल समीकरण कैसी होती है, कैसे होता है, क्या होता है, ये सब जवाब आपको मिलते जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रिप्लाई जो आपको ढूंढना है वो इंपॉर्टेंट रिप्लाई है क्यों। मैं तो कहता हूं ये भी ढूंढो कि इसका नाम अवकल समीकरण रखा तो अवकल समीकरण क्यों रखा, कोई तो वजह होगी। इतनी डेप्थ में जाकर इतनी थॉट्स के साथ जब हम पढ़ते हैं तो हमारा ब्रेन बहुत कंफर्टेबल मोड में जाकर टॉपिक्स को समझने लगता है। फिर मैथमेटिक्स कहीं से भी तनाव का विषय नहीं होती, वो आनंद का विषय बन जाती है। एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, ब्रेन उसी में प्लेजर, उसी में आनंद फील करता है जिसमें वो कंफर्टेबल होता है। मैंने कई बार आपको जवाब दिए, कई बार मैंने आपको उदाहरण दिए हैं। कंफर्टेबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का मतलब ये नहीं कि हम बिस्तर पर बैठे हुए आराम से सो रहे हैं, दैट इज द कंफर्ट, नहीं। कंफर्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन जब किसी चीज में कंफर्ट हो जाता है वो उसमें आनंद अनुभव करने लगता है, प्लीज सर। और जब किसी चीज में आनंद वो अनुभव करता है तो वो उससे फिर बार बार करना चाहता है। ऐसा हो जाए कि वो आनंद हमें पढ़ाई में आने लग जाए तो फिर आप सोचिए कि हमारी तो सारी समस्याएं खत्म। हमारी समस्या यही तो है कि थोड़ी देर पढ़ने के बाद सुस्ती आने लगती है, थोड़ी देर पढ़ने के बाद हमें आलस आने लगते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। हम खुद आगे होकर के सोचेंगे कि हम पढ़ाई करें, राइट। एक उदाहरण मैं आपको इसी संदर्भ में दे रहा हूँ कंफर्ट के बारे में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंफर्ट ऑफ द ब्रेन। देखिए, जब छोटे बच्चों को तैरना सिखाया जाता है क्या होता है उस समय, सोचिए ध्यान से। लॉट ऑफ टाइम स्विमिंग पूल के अंदर बच्चों को ले जाया जाता है तैरने के लिए। कई बार बच्चे इस तरीके से ड्रामा करते हैं अंदर उतरने के लिए, उनके माँ बाप जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि किस तरह से बच्चे को
स्विमिंग के लिए अंदर उतारा जाए, अंदर रखा जाए, लेकिन वो बार बार रो करके और बाहर निकल जाता है, या डरता है, या बहुत मुश्किल से वो अपने ट्रेनर या अपने पेरेंट्स के साथ तैरने की ट्रेनिंग ले पाता है, बहुत मुश्किल से। उस समय उसे उसमें आनंद नहीं आ रहा होता, क्योंकि वहां कंफर्ट उसका ब्रेन नहीं है। जब ब्रेन कंफर्ट नहीं है तो वो उस चीज से डर रहा है, राइट। लेकिन लेटर ऑन बाद में क्या होता है, जब वो तैरना सीख जाता है तो क्या होता है, ब्रेन उस पानी के अंदर, उस स्विमिंग पूल के अंदर कंफर्ट फील करने लगता है। जैसे ही कंफर्ट फील करने लगता है, फिर क्या होता है, फिर पेरेंट्स कहते ही रहते हैं कि बेटा बाहर निकल जा, लेकिन बेटा बाहर नहीं निकलता। मम्मा 5 मिनट और, मम्मा 10 मिनट और। दैट इज, इट इज द रिलेशन ऑफ द कंफर्ट एंड लर्निंग। जहां हमारी कंफर्ट होगी वहां लर्निंग बड़ी इजी हो जाएगी। ओके, दूसरा पक्ष भी सही है, अगर आपकी प्रॉपर लर्निंग हुई है तो आपका ब्रेन कंफर्ट हो जाएगा। तो हमें दोनों चीजों को लेकर के चलना है। हमें लर्निंग प्रॉपर करनी है ताकि कंफर्ट आ जाए, और कंफर्ट आ जाएगी तो लर्निंग बढ़ती चली जाएगी। सिंपल, वेरी सिंपल। मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको साइकोलॉजिकल मेथड, साइकोलॉजिकल वे समझाने की कोशिश की है। चलिए, आप कहेंगे कि सर अभी तक तो अवकल समीकरण शुरू भी नहीं हुई। बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको इसमें कंफर्टेबल बना दूंगा। जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आप देखिएगा कि आप अपनी ही गति से डिफरेंशियल इक्वेशन को भगा कर ले जाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन तेज गति से आपके ब्रेन में दौड़ती चली जाएगी, लेकिन ऐसा तब होगा जब आपका ब्रेन इसमें कंफर्टेबल हो जाए। तो लेट्स सी, हम बात कर रहे थे कि इसका नाम अवकल समीकरण क्यों। आप जवाब मांगिए अपने आप से कि त्रिकोणमितीय समीकरण का नाम त्रिकोणमितीय समीकरण क्यों, फिर आपको यहां जवाब मिलेगा। त्रिकोणमितीय समीकरण का नाम त्रिकोणमितीय समीकरण क्यों होता है, उसकी वजह है उस समीकरण के अंदर हमने त्रिकोणमितीय फलन को प्रधानता दी हुई होती है। प्रधानता हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उस इक्वेशन के अंदर हम हमारे डिसीजंस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग ले रहे होते हैं। सपोज करें कि मैंने sin x इज इक्वल टू x लिखा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमें इसका सोल्यूशन चाहिए। अगर हमें इसका सोल्यूशन चाहिए, हम sin x पर फोकस करेंगे। हमारे थॉट्स, हमारे रिजल्ट्स, हमारे डिसीजंस, उस इक्वेशन का पूरा एनालिसिस किस पर डिपेंड करने लगेगा? ऑब्वियसली sin x पर, साइन पर, क्योंकि वहां साइन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। x पर तो नहीं करेगा ना, sin x पर करेगा। दैट्स वाई, इस वजह से वो इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है। तो इसी चीज को आप यहां उतार लें। अवकल समीकरण क्यों है अवकल समीकरण? आपको शायद जवाब मिल रहा है अंदर से फील हो रहा है आपको कि हाँ, ये अवकल समीकरण क्यों है। अर्थात यहां पर अवकलजों को प्रधानता दी गई है। त्रिकोणमितीय समीकरण में त्रिकोणमितीय फलनों को प्रधानता दी गई है, इसलिए वो त्रिकोणमितीय समीकरण है। ऐसे ही अवकल समीकरण के अंदर अवकलजों को प्रधानता दी गई है, इसलिए ये अवकल समीकरण कहलाएगी। आई थिंक थॉट्स के अंदर आने लगा है, ये आपको समझ में आने लगा है कि यहाँ इस समीकरण के अंदर हमें पूरा फोकस करना होगा डेरिवेटिव्स पर। जहां डेरिवेटिव्स की बात आएगी, जहां अवकलज की बात आएगी, वहां से अन्य क्या क्या चीजें निकल करके आएंगी, हम देखते हैं। अवकलजों के साथ आपको क्या क्या चीजें अन्य भी नजर आती हैं, लेट्स सी, देखते हैं। अवकलज, डेरिवेटिव, सोचिए। अवकलज डिफरेंशिएशन से, जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो मिलेगा वो डेरिवेटिव है। किसका करेंगे डिफरेंशिएशन? वेरिएबल का करेंगे। वेरिएबल दो प्रकार के, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, पुरानी चीजें हैं।
स्वतंत्र चर और आश्रित चर। नथिंग इज न्यू फॉर यू, आपके लिए नया इसमें कुछ भी नहीं है। स्वतंत्र चर और आश्रित चर। स्वतंत्र कौन होता है, आश्रित कौन होता है? ऑब्वियसली स्वतंत्र शब्द दिमाग में आते ही सीधा सीधा हमें ऐसा लगता है कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा गया है देन x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट। ये तो ब्रेन की थॉट है। स्वाभाविक रूप से आप नेचुरली बिना किसी के बताएं आप स्वयं ये मान चुके होते हैं, आपका ब्रेन ये स्वीकार कर लेता है कि x जो है वो इंडिपेंडेंट है और y जो है वो डिपेंडेंट है। क्या आपको लगता है ऐसा है? अगर ऐसा है तो मेरे दो प्रश्नों के रिप्लाई आप देने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे कहता हूं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स इज ए फंक्शन, और मैं आपसे पूछूं इसमें कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, स्वतंत्र चर कौन है, क्या जवाब है आपका? सीधा सा जवाब है। मुझे पता है आपका जवाब जो है वो x है। आप कहेंगे सर x स्वतंत्र है और y आश्रित है, क्या प्रॉब्लम है? ये भी कोई प्रश्न है क्या? ये क्या पूछ रहे हैं आप इतना सीधा सा प्रश्न? ओके, लेट्स सी। सेम इक्वेशन, सेम इक्वेशन, इसी इक्वेशन को मैं दोबारा लिखता हूं, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। प्रश्न रिपीट करता हूं, वही प्रश्न मेरा दोबारा। अब स्वतंत्र कौन है और अब आश्रित कौन है? कोशिश कीजिए, सोचने लगे हैं अब आप? हल्का सा कंफ्यूजन हो रहा है, अपने आप को जवाब देने में हल्का सा डर लग रहा है कि जवाब सही है या गलत है। आई थिंक सोचिए सोचिए, सोचा क्या जवाब आया अंदर से? एक्स स्वतंत्र है? नहीं। वाई स्वतंत्र है? नहीं। कंफ्यूज हैं आप? नहीं। आपको क्या लग रहा है कि यही तो इक्वेशन है, सेम थिंग? अगर सेम थिंग है तो फिर यहां भी एक्स स्वतंत्र होना चाहिए और वाई आश्रित होना चाहिए, और अगर नहीं तो फिर आपका ब्रेन कहता है कि नहीं, अरे ये तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y लिखा हुआ है। और फिर तो फिर क्यों ऐसे कंफ्यूजन्स? कोई चीज हमें आनी चाहिए तो पूरी तरह से आनी चाहिए। देखिए यहां इस केस में कौन स्वतंत्र है और कौन आश्रित है, ये डिसाइड करने के लिए किस चीज की हमें जरूरत होती? मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एक पुराना फॉर्मूला आपका। मैं लिख देता हूं r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द a अपॉन पाई। टेल मी, बोथ फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूलाज देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? क्या ये ऐसे करने से फॉर्मूला बदल गया? तो इसमें मैं पूछूं आपसे कि स्वतंत्र चर कौन है और आश्रित चर कौन है, तो आपका क्या जवाब है? आप फिर वही कहेंगे कि सर आर है, ए आश्रित है। तो फिर यहां क्या हुआ? अब आपको, आपके दिमाग में कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि जब फॉर्मूला सेम है लेकिन आपका ब्रेन यहां आकर के स्वतंत्र चर ए को बना देता है, आश्रित चर आर को बना देता है। ये आपका ब्रेन बना रहा है या वास्तव में ये स्वतंत्र और आश्रित चर बदल चुके हैं? तो सोचा, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं पर मैं फील कर पा रहा हूं। ध्यान रखना इस बात को। सोचा आपने, कंफ्यूज हुए या आपके ब्रेन में कंफ्यूजन क्लियर है? जवाब चाहिए, अपने आप को दीजिए। दे चुके हैं? मुझसे कह रहे हैं कि सर अब तो पढ़ाओ आगे। हम दे चुके हैं जवाब अपने आप को। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। यहां आते हैं, स्वतंत्र x, आश्रित y, हमने मान लिया, नथिंग एल्स। यहां कौन स्वतंत्र है कौन आश्रित है तब तक पता नहीं लगता जब तक हमें डोमेन नहीं पता हो, प्रांत नहीं पता हो। आपको 11-12 फंक्शंस आपने पढ़े हुए हैं, फंक्शंस के अंदर डेप्थ थ्योरी में जाकर के सोचिए, स्वतंत्र वो होता है जिसका डोमेन है, जिसका प्रांत है। आश्रित वो होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसका कोडोमेन है, जिसकी रेंज बनी हुई है। डोमेन, रेंज, 12 क्लास फंक्शन सॉल्व कीजिए। आप कहेंगे सर यहाँ तो लिखा हुआ ही नहीं है डोमेन कहाँ किसका।
बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। जब नहीं लिखा हुआ देन हाउ कैन यू डिसाइड? जब डोमेन यहां मैंने नहीं लिखा देन हाउ कैन वी डिसाइड कौन इंडिपेंडेंट और कौन डिपेंडेंट? नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। दोनों फॉर्मूले सेम है, इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट हम नहीं डिसाइड कर सकते तब तक जब तक कि हमें ये ना पता हो डोमेन किसका हमें पता है, किसका हमें ज्ञात है। चलो और सरल शब्दों में लेकर के आते हैं। ये फॉर्मूला ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर किस काम में लेते हैं आप? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कब निकालेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त की त्रिज्या पता होगी तब ना। सोचो, जवाब निकल के आया, वृत्त की त्रिज्या पता होगी। ये पता होना ही तो डोमेन है। प्रांत का अर्थ क्या है? प्रांत, डोमेन विच इज नोन, जो हमें ज्ञात है। अगर मुझे आर ज्ञात है और उसकी हेल्प से मैं ए निकाल रहा हूं, मेरे पास डिफरेंट सर्किल्स हैं, उन डिफरेंट सर्किल्स की रेडियस मुझे पता है, उन सबके मुझे एरिया फाइंड आउट करने हैं, तब मुझे जरूरत इस फॉर्मूले की है। तो फिर जो मुझे ज्ञात है वो डोमेन का निर्माण करेगा, जिसे मैं ज्ञात कर रहा हूं रेंज का निर्माण करेगा। यहीं पर डिसाइड होगा कि ये स्वतंत्र चर है और ये आश्रित चर। ओके, बदल देते हैं। मुझे तो नहीं पता, रेडियस उल्टा हो रहा है। कुछ सर्किल्स आपको दे दिए, उनका एरिया आपको दिया हुआ है और फिर आपसे कहा गया कि फाइंड आउट द रेडियस। रेडियस फाइंड आउट कीजिए। देन फिर आपका वर्किंग क्या तरीका होगा आपका वर्क करने का? कैसे वर्क करेंगे आप? ऑब्वियसली आर पुट करते, ए पुट करते जाएंगे और आर ज्ञात करते चले जाएंगे। तो फिर इस समय ज्ञात कौन है? ए ज्ञात है। अगर ए ज्ञात है तो ए इंडिपेंडेंट हो गया और आर डिपेंडेंट हो गया। चलिए, फिर आप कहेंगे सर फिर बात वही तो हुई कि जो राइट साइड में लिखा है वो इंडिपेंडेंट है और जो लेफ्ट साइड में लिखा है वो डिपेंडेंट है। क्या ये बात आपका ब्रेन स्वीकार करेगा? राइट साइड में लिखा, लेफ्ट साइड में, राइट और लेफ्ट में लिखने से डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट थोड़ी बनता है भाई। साइड तो हम कोई सी भी लिख सकते हैं, किसी को भी कैसे भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूं तो फर्क थोड़ी पड़ता है। इक्वेशन तो इक्वेशन ही होती है। तो लेफ्ट साइड राइट साइड से कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली हम उस पॉइंट पर आ चुके हैं जहां आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल डिसाइड करने के लिए यह सोचना होगा कि डोमेन हमें किसका पता है, जिसका हमें डोमेन पता है, अर्थात जिसकी हमें वैल्यूज पता है, जिसके बारे में हम जानते हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट है और जिसकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं वो हमारे पास डिपेंडेंट है। ओके, फर्दर देखिए, यदि मैंने ऐसा लिखा y इज इक्वल टू साइन एक्स और मैंने कुछ भी नहीं लिखा, अब हम मैथमेटिक्स के उस पक्ष पर बात करते हैं जहां कुछ भी नहीं लिखा जाता और हमसे कहा जाता है कि सिंपली बोला जाता है y इज इक्वल टू साइन एक्स। नथिंग, कुछ कहा ही नहीं गया, नहीं बताया गया आपको कि डोमेन किसका है, क्या गिवन है, क्या ज्ञात करना है, नथिंग, कुछ भी नहीं। फिर कौन स्वतंत्र और कौन आश्रित? वी कैन नॉट डिसाइड। हम नहीं डिसाइड कर सकते कि यहां स्वतंत्र कौन है और यहां आश्रित कौन है, तब तक जब तक हमें डोमेन ज्ञात ना। राइट, फर्दर देखिए, डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। डिफरेंशिएशन आपका फेवरेट टॉपिक 11th-12th, खूब अवकलन किया करते थे प्रथम सिद्धांतों से, बायफॉस प्रिंसिपल, एंड यू हैव मेनी मोर थिंग्स इन योर ब्रेन अबाउट द डिफरेंशिएशन। अवकलन के बारे में आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ आप जानते हैं, बहुत कुछ आपको आता है। आप में से बहुत सारे बच्चों के 12 में 100 में से 100 नंबर भी हैं, वीडियो देख रहे हैं इस समय मेरा। डिफरेंशिएशन किसका होता है, किसके रेस्पेक्ट में होता है? सही जवाब आपकी तरफ से आएगा, निश्चित रूप से आपका सबका जवाब सही आएगा। सर हम dy/dx लिखते हैं, डिफरेंशिएशन हमने y का किया है, विद रेस्पेक्ट टू द x किया है। क्या ये जवाब मेरा बिल्कुल सही है? ऑब्वियसली आपका भी यही जवाब है, y का डिफरेंशिएशन किया गया है,
किसके रेस्पेक्ट में किया गया है? एक्स के रेस्पेक्ट में। किससे रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन? सिंपल सा जवाब आपकी तरफ से, सर ये रेट ऑफ चेंज को, रेट ऑफ चेंज, मीनिंग ऑफ द रेट ऑफ चेंज कब निकाल देंगे हम? रेट ऑफ चेंज किसकी निकालेंगे? दो जवाब, जो चेंज होगा उसकी रेट ऑफ चेंज निकालेंगे ना भाई। रेट ऑफ चेंज के लिए पहले चेंज होना चाहिए। अब चेंज हो तो भाई कोई किसी के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, तो यहां वही थ्योरी फिर से आ जाती है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा। तो हमने इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में डिपेंडेंट को चेंज हो रहा है और फिर उसकी रेट ऑफ चेंज निकाली है। अर्थात हमने यहां डिक्लेयर कर दिया है, जब आप dy बाई डी एक्स लिख रहे हैं तो आपने डिक्लेयर कर दिया है कि y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस, मेरे सेंटेंस को मैं रिपीट कर रहा हूं। जब आप y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखते हैं, आपने इसमें यह रिप्रेजेंट नहीं किया है कि कौन इंडिपेंडेंट है और कौन डिपेंडेंट है। नहीं पता कब तक? जब तक हमें डोमेन ज्ञात नहीं हो। लेकिन इसके विपरीत यदि मैं dy बाई डी एक्स लिखता हूं तो मैं डिक्लेयर कर चुका हूं, हमें पता लग चुका है कि y की रेट ऑफ चेंज निकाली गई है। किसके रेस्पेक्ट में निकाली गई है? x के रेस्पेक्ट में निकाली गई है। अर्थात y चेंज हो रहा है किसके कारण? x के कारण। जब x के कारण चेंज हो रहा है तो x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। आई थिंक आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाती है। लेट्स सी बाद में लेटर ऑन क्या होगा कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे या हम कैलकुलेशंस कर रहे होंगे तो कई बार आपने देखा भी होगा कि फिजिक्स में आप कोई डेरिवेशन कर रहे हैं और या आप 12th के अंदर इंटीग्रेशन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं या कोई और बहुत सारी चीज़ें मैथमेटिक्स के अंदर जहां डेरिवेटिव्स काम में आते हैं। कैलकुलेशंस करने के दौरान लॉट ऑफ टाइम कभी कभी या अक्सर आपको ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ हमें कोई फंक्शन मिला, कोई भी फंक्शन, मान लें कि f(x) मिला, या हम ये मान लें कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y हमें मिला। हम क्या कर सकते हैं? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? क्या आपको सिखाया गया है? आपके टीचर्स ने आपको क्या सिखाया है? आपने अभी तक क्या सीखा है? क्या आपने काम में लिया है? देखिए, हम इसे dx अपॉन dy लिख सकते हैं। गौर कीजिएगा, dy बाई डी एक्स की हेल्प से यदि मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द dx अपॉन dy, तो आपका सीधा जवाब आएगा सर इट इज फंक्शन ऑफ 1 अपॉन फंक्शन ऑफ y कंडीशनड दैट y नॉट इक्वल टू 0। आई थिंक मुझे लगता है कि आप यहां से लेकर यहां तक का पार्ट इजीली फील कर पा रहे हैं, क्योंकि ये आपका रूटीन वर्क है। साइंस में अक्सर ऐसी कैलकुलेशंस होती हैं, अक्सर हम dy बाई डी एक्स को बदल कर dx अपॉन dy कर देते हैं। इस तरीके से कुछ न कुछ हमारे सामने आता रहता है, चलता रहता है और हम ऐसा कुछ करते रहते हैं। तो सोचिए अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, सोचिए dy बाई डी एक्स dx अपॉन dy। इस इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन लिखते समय मैंने यह सूचना दे दी है, यह जानकारी इनडायरेक्टली आपको दे दी है। हमें एक्चुअली क्या होता है कि मैं बीच में 1 मिनट के लिए अपने लेक्चर को रोककर आपको कुछ बातें सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, याद भी दिला रहा हूँ, पहले भी सिखा रखी है। हमें गणित की भाषा को भी सीखना होता है और गणित की भाषा सांकेतिक है, प्रतीकात्मक है। अगर सांकेतिक भाषा है तो इस भाषा के अंदर अंदर छिपे हुए गूढ़ रहस्य, उन्हें हमारा ब्रेन पढ़ पाए, समझ पाए, तो हम भाषा सीख पाए। ऊपर से तो ये अंग्रेजी है, ये डी है, ये वाई है, लेकिन अब ये dy बाई डी एक्स बन गया, यानी कि आपके ब्रेन ने इसको मैथमेटिकली फील कर लिया। इस मैथमेटिकली फील करने में भी इसकी डेप्थ में जाकर के कहाँ कहाँ कितने कितने मीनिंग निकलते हैं, उन सबको फील करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी तो ब्रेन कंफर्टेबल होगा। तो फिर यहाँ क्या हुआ
अब हम वापस इसी चीज पर आ रहे हैं, फोकस कीजिएगा। मैं आपको तैयार कर रहा हूं कि इन फ्यूचर भविष्य में आप बुक्स पढ़ें और बुक्स की लैंग्वेज में जो लिखा हुआ होता है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में जो लिखा हुआ होता है, आपका ब्रेन उसको, हम इसको हिंदी में आत्मसात करना कहते हैं, कि आत्मसात कर ले, धारण कर ले, ग्रहण कर ले, इजीली फील करके उस चीज को, उसे स्ट्रेस ही ना हो, उसे लगे हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, इसका तो अर्थ यही निकलता है। एनीवे, तो हम इस पर आते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, मैंने इसे लिखा dx अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ वाई। फर्दर से उल्टा कर दिया मैंने, अर्थात यहां पर मैंने शो किया था कि y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है, राइट। तो फिर यहां क्या हो गया, व्हाट इज हियर, यहां पर y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, लेकिन व्हाट इज हियर, यहां क्या हो गया। आप कहेंगे सर ये तो फिर x डिपेंडेंट हो गया और y इंडिपेंडेंट हो गया, राइट, हो गया, ठीक। क्या मैंने इसमें कुछ मैथमेटिकल मिस्टेक की, क्या आपने ऐसा किया है पहले? आपका जवाब आएगा हाँ सर, कभी ना कभी तो हमने किया है, हमें ऐसा ध्यान आ रहा है कि हमने ऐसा किया है, मतलब ये बिल्कुल सही है, सही है, लेकिन फिर हमें इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना चाहिए, इंटरनल इंटरप्रिटेशन कैसे होना चाहिए, इसका इंटरनल इंटरप्रिटेशन इस तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर लिखा, आफ्टर देन r इज इक्वल टू अंडर रूट a अपॉन पाई लिख दिया, ओके। यानी कि डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट को, वेरिएबल को आवश्यकता अनुसार चेंज कर लिया। क्यों चेंज कर लिया? क्योंकि मुझे अधिकार दिया गया था। किसने अधिकार दिया? इस कैलकुलेशन में यहां डोमेन फिक्स नहीं किया गया। जब यहां डोमेन फिक्स नहीं किया गया, इसका मतलब हमें नहीं पता कि इस समय कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है। मतलब हम हमारी आवश्यकता अनुसार इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज कर सकते हैं तो हम dy बाई डी एक्स को आवश्यकता अनुसार dx अपॉन dy लिख सकते हैं। आई थिंक आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल डोमेन पर डिपेंड करता है। अगर डोमेन नहीं दिया गया हो, हमें डोमेन नहीं पता हो, हम अगर रूटीन कैलकुलेशंस कर रहे हो, तो फिर हमें ये राइट्स हैं, हमें ये अधिकार हैं कि हम आवश्यकता अनुसार डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपस में इंटरचेंज कर लें और हमारी कैलकुलेशंस को आगे बढ़ा दें। ओके, यहां पर वो कंडीशंस सेल्फ मैनेज्ड रहती हैं। सेल्फ मैनेज्ड, अपने आप मैनेज रहती। कौन सी कंडीशंस? जो एक फंक्शन को इन्वर्स करने की कंडीशंस है। जैसे मैंने यहां लिखा y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। गणित ये कहती है कि इनवर्स हमेशा नहीं निकलता, इनवर्स हमेशा ज्ञात नहीं किया जा सकता, उसके लिए फंक्शन का 1 1 ऑन 2 होना जरूरी है, राइट। लेकिन हम तो कर देते हैं, जाने कितनी बार किया है। क्या आपने कभी वहां पर सोचा कि वो 1 1 ऑन 2 है या नहीं, वो इनवर्स होने की कंडीशंस को फॉलो करता है या नहीं करता है? नहीं सोचा, कर तो दिया ना। सेल्फ इंटरप्रिटेशन, कुछ चीजें स्वाभाविक रूप से अंदर कैलकुलेशंस में इनबिल्ट चलती हैं। इनबिल्ट फॉर्मेट होता है, इनबिल्ट है कि यहां अगर मैं y इज इक्वल टू साइन एक्स लिख रहा हूं, मुझे इनवर्स करने या नहीं करने की कंडीशंस नहीं दी गई हैं, उस बारे में कोई बात नहीं की गई है, डोमेन की कोई बात नहीं की गई है, रेंज की कोई बात नहीं की गई है, तो मैं सेल्फ अंडरस्टूड यह मानकर चलूंगा कि यह इनवर्स की कंडीशंस को फॉलो कर रहा है और कैलकुलेशंस को आगे बढ़ा दूंगा। हम थोड़ा सा और विचार करते हैं इस पर। देखिए, यह हमारे लिए बेसिक्स के अंदर मैथमेटिकल थॉट्स की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक चीज़ थी, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। दो तरह के वेरिएबल्स, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, लेकिन ये तब डिसाइड होता है जब डोमेन या
रेंज या कोडोमेन हमें पता हो, अदरवाइज ये चीज डिसाइड नहीं होती है। एनीवे यहां से अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अवकल समीकरण की तरफ मूव करते हैं। अवकल समीकरण क्या है? एक आइडिया मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था, वो समीकरण है जहां अवकलजों की प्रधानता होगी, वो समीकरण है जहां अवकलजों के आधार पर ही सारा काम किया जाएगा, अवकलजों के आधार पर ही निर्णय लिए जाएंगे, अवकलजों के आधार पर ही एनालिसिस विश्लेषण किया जाएगा, डिसीजंस लिए जाएंगे, कंक्लूजन्स निकाले जाएंगे, एवरीथिंग सब कुछ अवकलजों पर आधारित होगा। ऐसी समीकरणें अवकल समीकरणें कहलाएंगी। हम इसकी डेफिनेशन पर बात करेंगे। अवकल समीकरण की डेफिनेशन हमें किस तरीके से तैयार करनी चाहिए, मैं पहले आपके साथ मिलकर वर्बली तैयार करवाऊंगा, आफ्टर देन मैं आपको यहाँ पर लिख करके दूंगा, जिसे आप कॉपी में नोट कीजिएगा, ताकि एग्जाम में एक एक नंबर में पूछी जाती है तो आपको एग्जैक्टली किस फॉर्मेट में लिख करके आनी है, आप उस फॉर्मेट के अंदर मैं आपको अभी यहाँ पर लिखवा दूंगा। पर पहले हम उस डेफिनेशन को डेवलप कर लें, हम उस डेफिनेशन को बना लेते हैं। अवकल समीकरण की डेफिनेशन कैसे बननी चाहिए हम बना लेते हैं, मैं आपको सिखा चुका हूँ, इसलिए आप भी साथ दीजिएगा अवकल समीकरण की परिभाषा के निर्माण में, तो आपको एग्जाम के लिए याद करनी ही नहीं पड़ेगी। रटना शब्द क्या होता है, ये रटना, क्यों रटना, ब्रेन को तैयार कर दो ना, ये बना देगा ना सब कुछ, बहुत पावर है ब्रेन के अंदर, निश्चित रूप से डेवलप कर देगा। फिलहाल आप और हम मिलकर के तैयार कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की परिभाषा। ओके सोचते हैं हम देखिए, समीकरण मतलब एक बैलेंस्ड रिलेशन। रिलेशन किस में? ऑब्वियसली चरों के मध्य, लेकिन चूंकि हम अवकल समीकरण की बात कर रहे हैं, इसलिए चरों के साथ साथ हमें उस समीकरण में इंक्लूड करना है, शामिल करना है अवकलज को या अवकलजों को। जिस समीकरण में स्वतंत्र चर आश्रित चर के साथ साथ आश्रित चर के अवकलज भी शामिल हों, वो समीकरण अवकल समीकरण कहलाती है। लेकिन यहां एक बात फिर से निकल करके आएगी, आपकी तरफ से भी आ सकती है, आप भी पूछ सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं, मुझसे तो नहीं पूछ पा रहे हैं अभी, अपने आप से पूछो प्रश्न, तो आप जो सोचेंगे मैं भी यहां सोच चुका हूंगा, आपकी मेरी इतनी फ्रीक्वेंसी तो मिलती है, आप सोचोगे तो वो कहीं ना कहीं मैं भी सोच ही लूंगा और मैं जवाब दे ही दूंगा। हमने पढ़ा है कि कभी कभी आश्रित चर एक रह जाता है, लेकिन स्वतंत्र चरों की संख्या ज्यादा हो जाती है। कभी कभी कोई एक चर एक से ज्यादा चरों पर निर्भर करने लगता है। आपको फर्स्ट ईयर में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, प्रेशर, टेम्परेचर, दाब, तापमान, ध्यान आ रहा होगा आपको कुछ ना कुछ इस तरीके का। चलिए कोई बात नहीं ध्यान आ रहा है मत परेशान होइए, ऐसे बहुत उदाहरण हैं जबकि एक आश्रित चर कई सारे या एक से ज्यादा स्वतंत्र चरों पर निर्भर करता है। जैसे अगर आप गति का अध्ययन करते हैं तो आपको आदर्श परिस्थितियों में करना पड़ता है। क्यों क्यों करना पड़ता है आदर्श परिस्थितियों में? क्योंकि आप एलिमेंट्री लेवल पर स्वतंत्र चर एक ही रखना चाहते हैं और वो स्वतंत्र चर है टाइम। लेकिन जब वास्तव में गति होती है तो रिकॉल कीजिए वहां पर कितने कितने सारे फैक्टर्स आपकी गति को प्रभावित कर रहे होते हैं। लॉट ऑफ टाइम आपने देखा है कि आदर्श परिस्थितियों में न्यूटन की समीकरणों के द्वारा आप कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, वहां फ्रिक्शन को, घर्षण को शामिल नहीं कर रहे होते, अवॉइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको चरों की संख्या को कंट्रोल करके प्रैक्टिस करनी है, राइट।
लेकिन जब वास्तव में फिजिकल लाइफ के अंदर एक्सपेरिमेंट होगा तो वहां फ्रिक्शन भी तो काउंट होगा, वहां अदर फैक्टर्स, अदर घटक भी काम करने लगेंगे। तो वो एक प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं, तो मैं अब उस चीज पर ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, वो फिर हम कभी डायनेमिक्स स्टैटिक्स के अंदर जब पढ़ेंगे तो फिर डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल देखिए हम वापस उस चीज पर आते हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि आश्रित चर एक से ज्यादा चरों पर निर्भर कर सकता है, तो फिर उन सब के लिए अवकलज निकाला जा सकता है, डेरिवेटिव्स निकाले जा सकते हैं। यही वो स्थिति है जो आंशिक अवकलन का निर्माण करती है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का निर्माण करती है। स्वतंत्र चर की संख्या बढ़ गई, स्वतंत्र चर की संख्या बढ़ते ही अवकलन की जगह कौन ले लेगा, अवकलज की जगह पर क्या हमें हमारे पास आ जाएगा, आंशिक अवकलज आ जाएगा। उस समय फिर जो अवकल समीकरण बनेगी वो अवकल समीकरण आंशिक अवकलन समीकरण कहलाएगी। ये भी हमें पढ़नी है, आपके सिलेबस में है, वो भी फिर लेटर ऑन हमारे सामने आई जाएगी, तो उसको भी डिटेल पे पढ़ेंगे। एक और बात यहाँ राइज होती है कि सर हम अवकलन करें तो इस बात की क्या गारंटी है कि हमने अवकलन एक ही बार किया। हमने तो 12th में पढ़ा था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, हमने तो 12th में पढ़ा था उत्तरोत्तर अवकलन, हम तो एक चर का लगातार अवकलन कर सकते हैं, और फिजिक्स में करते तो हैं। फिजिक्स के अंदर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज द सेकंड डेरिवेटिव। तो अगर हम डेरिवेटिव की भी बात करेंगे तो नॉट नेसेसरी कि वो जो डेरिवेटिव है वो केवल एक ही है, डेरिवेटिव भी बहुत सारे हो सकते हैं। इन सब चीजों को मिलाकर हमें अवकल समीकरण की परिभाषा तैयार करनी है। हमें बोला है मैंने, मुझे नहीं, हमें करनी है, आपको और मुझे। मेरे साथ साथ सोचिए, फाइनलाइज करते हैं हम अवकल समीकरण की परिभाषा को, फिर उसे लिखेंगे, मैं लिखवाऊंगा बाद में, डोंट वरी। चलिए, वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर तथा आश्रित चर के अवकलज विद्यमान हो, अवकल समीकरण कहलाती है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक, ओके। थोड़ा और मॉडिफाइड करते हैं, क्या कमी रह गई? मैंने स्वतंत्र चर बोलते समय केवल एक स्वतंत्र चर का जिक्र किया, क्या यह ठीक होगा, या मुझे एक से ज्यादा स्वतंत्र चरों का जिक्र करना चाहिए? ऑब्वियसली आप कहेंगे कि सर ज्यादा जनरलाइज होना चाहिए, परिभाषा तो ज्यादा जनरलाइज बनाएंगे हम, तो हम परिभाषा ज्यादा जनरलाइज बनाएंगे, अर्थात हम परिभाषा को किस तरह से लिखें? वह समीकरण जिसमें आश्रित चर हो, एक या एक से अधिक स्वतंत्र चर हो, आश्रित चर के एक या एक से अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलज विद्यमान हो, वो समीकरण अवकल समीकरण कहलाते हैं। फिर इसकी कैटेगरीज की बात आ जाएगी। कैटेगरी तो हमें दो तरह की नजर आई गई कि अगर अवकलज विद्यमान है तो अवकलज विद्यमान है तो साधारण अवकल समीकरण हो गई, और अगर आंशिक अवकलज विद्यमान है तो फिर आंशिक अवकल समीकरण हो गई। अब साधारण अवकलज कब विद्यमान होंगे और आंशिक अवकलज कब विद्यमान होंगे? साधारण अवकलज विद्यमान होंगे जब स्वतंत्र चर एक हो, और आंशिक अवकलज विद्यमान होंगे जब स्वतंत्र चर एक से ज्यादा हो, दो हो, तीन हो, या और भी ज्यादा हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई है। अब हम डेफिनेशन लिखने का काम करेंगे, तो एक सेकंड का स्किप हम लेते हैं, सेकंड्स का स्किप लेते हैं, और स्किप लेकर के तुरंत प्रभाव से हम इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को यहां पर लिखने का काम कर लेते हैं। उसे आपको भी नोट करना होगा, राइट? आपको मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर ऑनलाइन पढ़ने का तरीका समझाया था कि भाई आप वीडियो ढंग से देखिएगा, उसमें बताई गई बारीकियों को। वैसे तो इंटरेक्शन क्लास के ऑनलाइन क्लास में भी मेरी तरफ से मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपके ब्रेन को एक्टिव रखूं और इंटरेक्शन चलता रहे। आपको फील तो हो, चले ना चले, लेकिन फील तो हो आपके ब्रेन को कि इंटरेक्शन चल रहा है, सर हमारे सामने ही पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो फील हो। तो वो मैंने फील करवाने की कोशिश जरूर की है। चलिए अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। आपको वेल सेटल्ड नोट्स बनाने हैं। ये डेफिनेशन लिख करके ही सिलेबस की स्टार्टिंग होगी। ये डेफिनेशन एग्जाम में आती रहती है।
एक एक नंबर में पूछी जाती है, इसलिए इसको तरीके से लिख लीजिएगा। फिर इसकी हम कैटेगरीज लिखेंगे और फिर इसके और आगे की कैटेगरीज पर फिर उसके बाद बात करेंगे। तो ओके, देखिए ये हमारे पास इसकी कंप्लीट डेफिनेशन जो हमने अभी अभी आपने और हमने मिलकर बनाई, वो बिल्कुल मैंने यहाँ पर कंप्लीटली उसे लिख दिया है। यदि एग्ज़ाम में ये पूछी जाती है तो आपको इसी रूप में इसे लिख करके आना है। चलिए देखिए, एक बार इसे वापस हम रिव्यू कर लेते हैं और आप फिर इसको वीडियो को पॉज करके इस डेफिनेशन को, इन डेफिनेशंस को लिखेंगे अपने रजिस्टर के अंदर। ये आपको करना रहेगा। चलिए देखिए, अवकल समीकरण मैंने आपसे अभी जिक्र किया था, बस वही सब कुछ आपको यहाँ नजर आएगा। वह समीकरण जिसमें आश्रित चर एक या अधिक स्वतंत्र चर है ना, और आश्रित चर के स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलज विद्यमान हो, ऐसी इक्वेशन जो इन सब को शामिल करके बनाई गई हो, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डेरिवेटिव्स, इन सबको मिला करके जो इक्वेशन बनाई गई हो, दैट इक्वेशन इज डिफरेंशियल इक्वेशन। वो समीकरण अवकल समीकरण है। इंग्लिश में भी वी कैन सी एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, one or more independent variables and derivatives of the dependent variable with respect to the independent variable is called the differential equation. See here, इसको पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए अपनी कॉपी के अंदर। ओके, देखिए फर्दर देखिए। अब यहाँ पर एक बात देखो, स्वतः ही स्वाभाविक रूप से आपके ब्रेन में डेवलप हो गई है कि सर, आप कह सकते हैं सर इस प्रकार से तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को दो भागों में बांटना चाहिए। बिल्कुल, दो भागों में बटेगी। कौन से दो भाग? एक वो जिसमें डेरिवेटिव्स हो, एक वो जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स हो, अर्थात एक वो जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो और एक वो जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की संख्या ज्यादा हो, राइट। इसी वजह से मैंने जो स्टार्टिंग में आपसे सिलेबस डिस्कस किया था, सिलेबस में भी मैंने आपको बताया था दो प्रकार की बुक्स आपके सिलेबस में है। डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आंशिक अवकल समीकरण। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की सारी बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है, अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण। अब बारी है इसे और आगे बढ़ाने की, इसको इसके अंदर अन्य कैटेगरीज, इसकी अन्य विशेषताओं पर बात करने की। पर मुझे लगता है कि आज का लेक्चर, आज का वीडियो यहीं पर हमें क्लोज करना चाहिए। कुछ बातों के साथ हम इसे आज के लेक्चर को फाइनलाइज करेंगे। आज जो जो हमने सीखा है, हमने केवल इंटरनल बेसिक थॉट्स बनाई है। आपको ऐसा लगेगा कि अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारे रजिस्टर में तो केवल एक डेफिनेशन है, नथिंग एल्स। ऐसा नहीं, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपके ब्रेन के अंदर बहुत कुछ हो चुका होगा, वो कोशिश मैंने की है। चलिए, सेकंड थिंग, कैसे पढ़ना है, किन किन कमिटमेंट्स के साथ पढ़ना है, वो आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने बताया था। मैं आपसे बार बार कहता रहूँगा, ध्यान रखिएगा, आपका अपने प्रति कमिटमेंट होना चाहिए। फिर देखिए, ये तो सारा कुछ कंप्लीट है। नेक्स्ट कल हम क्या पढ़ेंगे, या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम किस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। देखिए, इसी के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे जाकर इसकी इंटरनल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, इंटरनल करेक्टरिस्टिक, इसका ऑर्डर, इसकी डिग्री, ये बड़े ही टेक्निकल टॉपिक्स हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा विषय है जो मैंने शुरू में बताया था आपको कि बड़े से बड़े कंपटीशन में भी डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रश्नों में किस तरह की माइन्यूट चीज़ें पूछी जा सकती हैं, किस तरह की माइन्यूट चीज़ों पर हमारी थॉट्स होनी चाहिए, पढ़ते समय ही वो थॉट्स बन जाएंगी, तो आगे किसी भी कंपटीशन में हमारे लिए तो बड़ा सुविधाजनक काम हो जाएगा। तो उस बात को ध्यान में रखकर ही मैं आपको सारे लेक्चर्स दूंगा, तो लेक्चर्स को ध्यान से सुनिएगा। कल जो नेक्स्ट वीडियो में आपको डालूंगा, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उसमें ऑर्डर और डिग्री पर हम बात करेंगे, जो बहुत टेक्निकल टॉपिक है, और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी बहुत सारी बारीकियां कॉम्पिटिशन्स के अंदर छिपी हुई होती हैं।
उन सबको मैं आपको सीखना, आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा। तो इतनी देर तक ध्यान से लेक्चर को सुनने के लिए थैंक यू। अपने आप से कमिटमेंट करने के लिए, पढ़ाई के लिए अपने आप से कमिटमेंट करने के लिए आपको मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेष कि आपने एक नई इच्छा शक्ति और एक नई ऊर्जा के साथ पढ़ाई शुरू कर दी है। इसके लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता रहे। कोरोना वाली परिस्थितियां भी बहुत जल्दी ही सामान्य हो जाएं, और इनमें से भी जैसे एक कथन मुझे पता नहीं कहाँ से एकदम से याद आ गया, आपदा को अवसर में बदलो। हाँ, राइट, ओके, चलिए। तो बस वही ऐसे ही कुछ हो चुका है, हमने इसको भी अवसर में बदल लिया है। वीडियोस के माध्यम से एक नई लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरफ हम बढ़ गए हैं। तो बढ़ गए हैं तो बढ़ ही गए हैं, और हम जानते हैं कि जब हम बढ़ जाते हैं, पैर आगे बढ़ा लेते हैं, तो पीछे नहीं खिसकाते। बस इसी इच्छा शक्ति के साथ बढ़ जाओ आगे, और कुछ ऐसा कर गुजरो कि हम ऑनलाइन पढ़ करके भी इतना कुछ कर सकते हैं, राइट। चलिए, ओके। जो भी वीडियोस रहेंगे उसमें आज तो मैं आपको कोई असाइनमेंट घर के लिए नहीं दे रहा हूं, लेकिन कल से या अगले जो वीडियोस रहेंगे उनमें मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, आपको क्वेश्चन भी करने होंगे, और उन्हें करते वक्त ये फील करना होगा कि सर ने जो सिखाया उसको सीखकर हम कितना प्रतिशत कर पाए, और अगर अटके हम तो कहाँ अटके, वो फिर आपको एप्लीकेशन पर शेयर करना है, और फिर मैं उस पर फिर से सेपरेट वीडियो बना करके डालूंगा। ये एक प्रोसेस बना करके रखेंगे, तो एक्टिव रहिएगा। जो असाइनमेंट जिस दिन मिले उसी दिन पूरा करना है, राइट। नेक्स्ट डे तो मुझे रिप्लाई चाहिए आपकी तरफ से, ओके। मुझे उम्मीद है हम अपने प्रति किए गए इस कमिटमेंट के साथ लगातार आगे बढ़ते जाएंगे, और सब कुछ बहुत कुछ अच्छा होता चला जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।